वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्लास 10th एनसीईआरटी का एसएसटी का जो चैप्टर 1 है हिस्ट्री का। उसके मैंने पहले 30 क्वेश्चन आंसर नोट्स में से डिस्कस कर लिए थे पिछली वीडियो में। आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम इसके 31 से 60 तक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपको यहाँ लिखा दिख रहा है वो काम प्लीज़ कर दीजिए, और वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो गाइस, हमने पहले यहाँ तक पढ़ लिया था कि टाइम पीरियड इटली का और जर्मनी का। अब आगे बढ़ते हैं और बढ़ने से पहले आपको बता दूं, सारी जो प्ले इसके नोट्स की जो नोट्स की जो PDF है, एक बुक मेरे पास है एवरग्रीन, उसकी जो PDF है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, और सैम्पल पेपर सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको ये चाहिए तो। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2 लैंग्वेज का नाम बताना है जो कि हंगरी एक कंट्री का नाम है, वहाँ बोली जाती थी। पहली लैंग्वेज है मग्यार, दूसरी डायलेक्ट। अगला सवाल, ग्लेशिया में, अब आपसे ये जो क्वेश्चन है ना ये वाले, इनको आप ये जो क्वेश्चन है इनको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकते हैं। देखो, अब पोलिश पहला क्वेश्चन ले लो, ग्लेशिया में आर्टिस्ट्री स्पोक डैश, पोलिश बोलते थे वो, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसको अलग तरीके से ले सकते हैं, यहाँ पे डैश दे दें, यहाँ पे आपको पोलिश फिल मिल जाए। ठीक है, तो वो अलग तरीके से भी मिल सकते हैं। अब इसमें अब देखो, अब जर्मन स्पीकिंग वो दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाए ये बोहेमिया, यहाँ पे आपको ब्लैंक दे दें इसकी जगह, हो सकता है ना। तो इसलिए ध्यान से याद करने हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियनिक कोड एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी इन फ्रांस। ये हमने पहले भी डिस्कस करा था कल वीडियो में। तो नेपोलियनिक कोड इसका आंसर है, नीचे आप देख सकते हैं। और साथ में इसमें एक पॉइंट और मिसिंग है, वो है कि इसने नेपोलियनिक कोड ने नो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन अर्थ, मतलब जब ये इम्प्लीमेंट हुआ तो जितने भी प्रिविलेज थे, विशेष अधिकार थे बर्थ पे, जन्म से, उनको सबको ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो शुरू हुई थी सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर का मतलब क्या होता है। तो लिबर का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, लिबर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब फ्री होता है, और इसी वर्ड से मिलकर, इसी वर्ड का यूज़ करके हमने जो लिबरलिज्म हम वर्ड पढ़ते हैं, लिबरलिज्म, ये वर्ड इसी से बना हुआ है, लैटिन वर्ड से। इसका मतलब होता है फ्री। आगे चलते हैं, सफरेज का मतलब सिंपल सा है, राइट टू वोट। आगे चलते हैं। तो अब मैंने आपको क्वेश्चन पता क्यों दिया। एक तो इसका रीज़न ये था, हो सकता है आपसे पेपर में पूछ लिया जाए भी, यहाँ बताओ एल की वैल्यू क्या थी, एल क्या होती है। ठीक है, तो मैं पहले आपको समझा देता हूँ। पहले क्या होता था, एक ही यूनिट है, मान लो किलोमीटर है। अब आपको पता है किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं ना। बट पहले ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे एक एली नाम की लेंथ की यूनिट थी। जैसे मीटर आपकी लेंथ की यूनिट है, वहाँ पे एली नाम की लेंथ की यूनिट थी यूरोप में। चलो हम उसको किलोमीटर से ही समझते हैं। वहाँ पे क्या था, मान लो आपका 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, वैसे तो 1000 होते हैं, किसी जगह 900 मिलेंगे आपको, किसी जगह आपको 951 मिल जाएंगे, कुछ भी मिल सकते हैं, कुछ भी, कितने भी, 800 मिल जाएंगे कई जगह सारे मीटर में। अब ये 4 शहर दे रखे थे,
चारों में आपको अलग अलग लेंथ दिखाई दे रही है। एली की लेंथ की यूनिट है, ठीक है। फ्रैंकफर्ट में उसकी लेंथ इतनी थी 1454.7 सेंटीमीटर। मेंस में उसकी लेंथ इतनी थी, न्यूरमबर्ग में उसकी लेंथ इतनी थी, फ्राइबर्ग में उसकी लेंथ इतनी थी। अब सब में अलग अलग दे रखी है ना। इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पुट करा। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जब इस टाइम पे फ्रैंकफर्ट में एली की लेंथ क्या थी, या एली किस चीज़ की यूनिट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोल्वरिन कब बनी थी? ये बनी थी 1834 में। और आपको इसका मेन मोटिव जो मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसके अकॉर्डिंग जब ये बनी थी, तो मतलब ऐसा हुआ था कि मतलब जितने वहाँ पे पहले इतनी सारी ओवर 30 से ज़्यादा करेंसी थी, तो 30 में से सिर्फ 2 बना दी थी। और टैरिफ बैरियर्स थे जो, उनको एबोलिश मतलब ख़त्म कर दिया गया था इसके अंदर। इसको आपको डिटेल में समझना है तो वो आपको एवरग्रीन की बुक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजर्वेटिज्म क्या है? तो कंजर्वेटिज्म क्या है इसको समझते हैं। देखिए, इट इज़ ए पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स। मतलब इसने ये एक पॉलिटिकल फिलोसफी है जिसमें इम्पोर्टेंस बताई गई है ट्रेडिशन की। इसने इंस्टीट्यूशन बनाए, कस्टम्स मतलब रीति रिवाज कह सकते हैं आप इनको, सारा कुछ इसमें दे रखा है, मतलब आपको समझाया जा सकता है। आगे चलते हैं। हु वाज द होस्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना? ट्रीटी ऑफ वियना की जो कांग्रेस मतलब सभा बिठाई गई थी, उसमें होस्ट कौन था? भाई बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। आगे चलते हैं। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन? तो वो बोर्बन डायनेस्टी थी। एक बात मैं आपको और बता दूं, जब ट्रीटी ऑफ वियना हुई, तो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद क्या हुआ कि इसी बोर्बन डायनेस्टी को वापसी से फ्रांस का मतलब रूल करना, मतलब ये फ्रांस के शासक बन गए दोबारा से, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कौन सी डायनेस्टी ट्रीटी ऑफ वियना के बाद फ्रांस का शासन करा था उसने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सी वेजनी कब पैदा हुआ और कहाँ पैदा हुआ? वो जिनोया में पैदा हुआ था, 1801 उसकी बर्थ ईयर है। आगे, वैन एंड वाई ही वाज ही सेंट टू एग्जाइल? अब ही कौन है यहाँ पे? आपको ऊपर ब्रैकेट में दे रखा है कि ही यहाँ पे जिप्सी मेजनी है, जिस पे मेजनी है, तो ठीक है। वो 1831 में, एग्जाइल का मतलब होता है जेल, एग्जाइल का मतलब जेल, तो 1831 में उसको भेजा गया था जेल में। क्यों भेजा गया था? उसने एक रेवोल्यूशन कर दिया था, मतलब एक क्रांति कर दी थी। कहाँ पे? लिगुरिया में। 2 सोसाइटी के नाम बताने जिनको जिसपे मेज़ी ने फाउंड करा था, मतलब उसने उसकी नींव रखी थी। तो पहली सोसाइटी है यंग इटली, जिसको मर्साइल्स ने उसने फाउंड करा। दूसरी सोसाइटी है यंग यूरोप, जिसको उसने बर्न नाम के शहर में उसको फाउंड करा था, मतलब वहाँ पे उसकी नींव रखी गई थी। और जो चैप्टर में इसकी एक की ही ईयर दे रखे जिसमें इसको फाउंड करा गया था। तो 1833 में आपको यंग यूरोप ये फाउंड किया गया था। यंग इटली की डेट नहीं दे रखी, दी होती तो मैं इसमें पोर्ट कर देता। आगे चलते हैं। विच कंट्री वाज यूनिफाइड बाय जुज़्पे मेज़नी? जुज़्पे मेज़नी ने कौन सी कंट्री यूनिफाई कराई थी? वो थी इटली। आगे चलते हैं। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ये कब हुई थी? 1832 में हुई थी ये। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि ग्रीस, जो कि ओटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था, वो इंडिपेंडेंट नेशन कह दिया गया था, मतलब वो इंडिपेंडेंट है ये कह दिया गया था इस ट्रीटी में। आगे, फर्स्ट अपहीवल इन फ्रांस टुक प्लेस कब हुआ भाई? वो मतलब क्या कहने का है, नेशनलिज्म। पहले वहाँ
थोड़ी थोड़ी डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गई थी बाद में, फिर वहाँ पे कब्जा कर लिया गया। तो फर्स्ट अपहीवल मतलब पहली क्रांति की शुरुआत, दोबारा से शुरुआत हुई क्रांति की, वो कब हुई फ्रांस में? पहली जुलाई 1830 में। आगे चलते हैं। व्हेन फ्रांस sneezes द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पक्का आ सकता है पेपर में, 90% चांसेस के पेपर में आने के। तो इसको कहा था ड्यूक मेटरनिक ने। व्हेन डिड ग्रीस बिकम पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर का पार्ट वो कब बना ग्रीस? तो वो बना था 15th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ ग्रीक बिगन। 1821 में हुई थी स्टार्ट। नेम द इंग्लिश पोइट हु ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन वार। इसने आज़ादी के लिए फंड्स दिए। एक पोइट का नाम है जिसका नाम है लॉर्ड बायरन, और बाद में वो भी लड़ाई में चला गया लड़ने। और वो कब मरा? अगला क्वेश्चन यही है, वो फीवर की वजह से मरा था 1824 में। अब वही क्वेश्चन आगे मैंने आपको बताया कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी में क्या हुआ था, उस ट्रीटी का नाम बताना जिसने ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन कह दिया। अब वो ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पेंटर इग्वेन डेलाक्रॉक्स वास। वो किस टाइप का पेंटर था? वो एक फ्रांस का था और रोमांटिक पेंटर था। वेयर डिड 20,000 ग्रीक्स किल्ड बाय टर्क्स। टर्क जो जाती थी उन्होंने 20,000 ग्रीक को कहाँ मारा? ऑन दी आइलैंड ऑफ च्यूस। उस आइलैंड में मारा था जाके, वहाँ उनको लेकर जाया गया और वहाँ मार दिया गया उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन गॉटफ्रीड, इसका टाइम पीरियड बताना है, ठीक है? तो इसका टाइम पीरियड ये आपको दे रखा है। ये भी एक रोमांटिक पेंटर था फ्रांस का। इस ईयर इसका बर्थ हुआ एंड इस ईयर इसकी डेथ हो गई। आगे चलते हैं। वैन एंड वेयर जैकोब एंड विलियम ग्रिम बोर्न। ये दोनों कब पैदा हुए? देखो, और कहाँ पे हुए? जैकोब और विलियम ये दोनों भाई थे। जर्मन सिटी थी, यानी जर्मनी के अंदर एक सिटी थी हनाऊ, वहाँ ये दोनों पैदा हुए। जैकोब का बर्थ हुआ 1785 में और विलियम का बर्थ हुआ 1786 में। आगे चलते हैं। हाउ मैनी ईयर्स डिड दे स्पेंड इन ट्रैवलिंग फ्रॉम विलेज टू विलेज। ग्रिम ब्रदर्स ने विलेज टू विलेज मतलब ट्रैवल करते करते कितने साल उन्होंने स्पेंड करे? तो उन्होंने करे थे 6 ईयर्स। इन विच ईयर ग्रिम ब्रदर्स पब्लिश देयर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ टेल्स। अपनी पहली उन्होंने जो कलेक्शन थी और वॉल्यूम कह सकते हैं आप उसे, टेल्स कहानियों की, तो वो कब उसने पब्लिश करी? तो वो उसने करी थी 1812 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी वॉल्यूम्स ऑफ ग्रिम ब्रदर्स टेल आर देयर। ग्रिम टेल्स मतलब उन्होंने जो टेल्स बनाए थे, कहानियाँ बनाई थी, उसके कितनी वॉल्यूम है? तो उसके टोटल हैं 33 वॉल्यूम्स। डैश टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। किसने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स इसमें, ठीक है? मतलब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट मतलब कहने का है कि आज़ादी जो चाहते थे, नेशनलिज्म, चैप्टर का नाम यही है ना, नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म की जो मन में भाव थे उसको डेवलप करने के लिए किसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा? वो थी लैंग्वेज, इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था। तो 60 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हमने इतना ही करना था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। दोबारा बता रहा हूँ, सारी वीडियोस का लिंक आपको सारी PDF के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। बाय।